हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। 17 मई एसएससी एमटीएस की सभी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, एसएससी का क्या लेवल रहा है, पूरी एनालिसिस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपकी आने वाली शिफ्टों में 8 से 10 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। एसएससी बार बार सवालों को रिपीट कर रहा है। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? नूरजहां के द्वारा, अकबर के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। आपको नोट करना है हवा महल, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? सवाई राजा जयसिंह। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। सवाल महत्वपूर्ण है, ये सवाल रिपीट हो सकता है फिर से। बात करते नूरजहां, इनके द्वारा दोस्तों क्या बनवाया गया था? एतमा अब्दौला का मकबरा। इसको आप नोट करें। एतमा अब्दुल्ला का मकबरा। इसको आप नोट करके रखें, एसएससी ने सवाल पूछा हुआ है। अकबर, इनके द्वारा दोस्तों 2 से 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए आगरा का किला, अगर आपसे पूछ ले आगरा का किला, इसके अलावा आगरा का किला और बुलंद दरवाज़ा, आगरा का किला और बुलंद दरवाज़ा, ये दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपको ध्यान में रखना है अकबर के द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके द्वारा दोस्तों क्या बनवाया गया था? आपको नोट करके रखना है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपको नोट करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपको कमेंट कर बताना है रानी की बाब, यानी कि दोस्तों बीबी का मकबरा, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? जिसको ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं, बीबी के मकबरे को, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अभी दोस्तों कल या परसों की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला। वहां पर मैंने आपको बताया था चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। आज आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल पूछा गया है, आपको नोट करके रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? स्वांते पावो। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और 2 दिन पहले क्या पूछा गया था कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? एनी अर्नोक्स, हमने डिस्कस किया था। और चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? स्वांते पावो को। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कैरोलिन आर बर्टोजी, दोस्तों आर बर्टोजी, बैरी शार्पलेस और पी मेंडल, इन तीनों को दोस्तों क्या मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है रसायन का पुरस्कार। रसायन दोस्तों, रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको दोस्तों पुरस्कार दिया गया? 3 लोगों को दिया गया है। किसे किसे दिया गया है? आर बर्टोजी, बैरी शार्पलेस, पी मेंडल। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस लिए दिया गया? क्लिक केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सबको पता है ये 1872 में हुई है। शायद इसका आंसर किसी ने गलत किया होगा। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों जनगणना से एक सवाल डेली आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्टिलिटी रेट कितना है, यानी कि दोस्तों फर्टिलिटी रेट कितना था? फर्टिलिटी रेट ये दोस्तों कितनी है? 2.2। ये दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ा है, इसको आप नोट करें। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों शहरी जनसंख्या के कितने परसेंट था? तो आपको ध्यान में रखना 31.6%। और दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 68.5%। इन तीनों आंकड़ों को आप नोट करें, आपकी परीक्षा में फिर से सवाल रिपीट होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक है, शहनाई वादक है, सितार वादक है, वायलिन वादक है। आपको नोट करके रखना है अन्नपूर्णा देवी, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये है सितार वादक। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको नोट करके रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों संतूर वादक, इनसे आपको नाम रखना है पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, भजन
सोपारी, इन दोनों का संबंध किससे? ये सितार संतूर वादक हैं, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों वायलिन वादक, मैंने आपको एक नाम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद कराया था, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वायलिन वादक कौन है। मैंने 2 से 3 बार अब तक उस नाम को आपको नोट करा चुका हूँगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि खजुराहों का महोत्सव, खजुराहो महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सबको पता है। खजुराहो महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? मध्य प्रदेश। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। और खजुराहो के मंदिर ये दोस्तों किसके द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल शासक, चंदेल शासक, ये दोस्तों चंदेल शासक के द्वारा बनवाए गए थे खजुराहो के मंदिर। इसको भी आपको नोट करके रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। और दोस्तों कौन सी शैली में थे? इसका जवाब कमेंट कर आपको बताना है। जो खजुराहो के मंदिर थे वो कौन सी शैली में बनाए गए थे? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। महाराष्ट्र, यहाँ पर मनाते हैं काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? ये महाराष्ट्र में किया जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तानसेन महोत्सव, तानसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, काला नमक चावल, काला नमक चावल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पर मनाते हैं? ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मनाते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक में कौन सा दोस्तों मनाते हैं? तो आपको याद होगा यक्षगान लोसांग फेस्टिवल। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक। इसको भी आपको ध्यान में, लोसांग दोस्तों सिक्किम होता है, माफ कीजिएगा, लोसांग सिक्किम होता है, लेकिन कर्नाटक में दोस्तों आपको याद रखना है यक्षगान, बोलक आर्ट, उम्मट आर्ट, इन सब नृत्यों का संबंध कहाँ से? कर्नाटक। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है कि बास्केटबॉल के एक पक्ष में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? सवाल अच्छा है, आपकी परीक्षा में पूछा गया तो आपको नोट करना है। 5 खिलाड़ी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। जरा कमेंट करके बताएं। फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल में फुटबॉल की दोस्तों टीम होती है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। सवाल मैंने 2 से 3 बार आपको नोट कराया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक सवाल पूछा गया है कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल था, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है ये दोस्तों सिक्किम में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखिए। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है। क्या चीज? बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। पाके टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और एक दोस्तों बचता है आपका सेला सुरंग, सेला सुरंग। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको नोट कराई हैं, एसएससी ने बार बार इन्हीं से सवाल पूछा है। अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या क्या याद रखना है? बोमडिला दर्रा, पाके टाइगर रिजर्व, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, सेला सुरंग। बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों क्या है? नीति पास। अगर आपसे पूछ लिया नीति पास दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। इसके अलावा लिपुलेख दर्रा, आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल, लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये दोनों नीति पास और लिपुलेख ये उत्तराखंड में स्थित हैं। दोस्तों एक बचता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है सिपकिला दर्रा और बाड़ा लालचा दर्रा, बाड़ा लालचा दर्रा। इसको भी आप नोट कर लें। क्या क्या होगा? सिपकिला दर्रा और बाड़ा लाचला दर्रा, इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों आपको याद रखना है नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। जितने महत्वपूर्ण दर्रे थे मैंने सब नोट करा दिया आपको, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला सवाल पूछा गया है कि नीति आयोग के अनुसार सबसे अधिक गरीबी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया, कंफर्मेशन करेंगे कि पूछा गया है कि नहीं, कमेंट कर आपको बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या होगा? बिहार। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। वहां पर 78% या समथिंग 68% गरीबी है। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे। नीति आयोग के अनुसार सबसे अधिक गरीबी प्रतिशत किस राज्य में है? बिहार में। और दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन है? ये झारखंड दूसरे नंबर पे है।
और तीसरे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश, ये तीसरे नंबर पे है। ये तीनों रैंकें आपको नोट करनी है। अब दोस्तों नीति आयोग की बात आई है तो आपको याद होगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और इसके दोस्तों CEO यानी कि कार्यकारी अधिकारी कौन है? VVR सुब्रमण्यम। ये तीनों नाम आपको नोट करने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि पत्तियों को मध्य से विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? बायोलॉजी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। पुमंग, जायांग, मध्यसिरा, पक्षसिरा। तो आपको ध्यान में रखना है, आपने दोस्तों पत्तियां देखेंगे उसके अंदर उसके बीचों बीच में एक लाइन पाई जाती है जहां से दोस्तों पत्तियां 2 हिस्सों में विभाजित होती है, तो उस हिस्से को क्या कहते हैं? आपको ध्यान में रखना, मध्यसिरा कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों आपने ये पत्ती इस टाइप से देखी होगी, आपने पत्तियों को इस टाइप से देखा होगा। और दोस्तों ये सिरा होती है, ये इस टाइप की, ये बीच वाली सिरा का नाम पूछा गया आपसे, ये बीच वाली सिरा का, ये दोस्तों क्या है? ये है दोस्तों मध्य सिरा। इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं पुमंग। ये पौधों में दोस्तों जो पुरुष होते हैं, मतलब जो पुरुषों पौधों में जो पुरुष वाला भाग होता है, नर भाग होता है, उसको कहते हैं पुमंग। और जायांग जो स्त्री केसर वाला भाग होता है, नहीं स्त्री केसर वाला भाग होता है, उसको कहते हैं जायांग। ये दोस्तों पुमंग मतलब पुरुष वाला भाग, और दोस्तों ये स्त्री वाला भाग। ये सवाल महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि अल्पसंख्यक की शिक्षा की उन्नति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? सवाल अच्छा है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 51। आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 21 में क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसको आप नोट करके रखें, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब का है? 2002। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर B आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अनुच्छेद 47। ये किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 47। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति ये किसके अंदर है? आर्टिकल 51 में है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों अब तक 20 बार SSC इस सवाल को पूछ चुका है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर आपको रट गया होगा, इसकी स्थापना दिवस भी आपको रट गया होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं 1828। 1828 को क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी को। मैंने आपको बताया था। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो आपको याद रखना है आत्माराम पांडुरंग। कब का है? 1867 ईस्वी की। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद रामकिशन मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1897 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आपको नोट करके रखना है। कमेंट करके बताएं सत्य शोधक समाज इसके संस्थापक कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि निम्न में से शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? मैंने आपको बहुत बार नोट कराया है शोषण के विरुद्ध से संबंधित अधिकार। आर्टिकल 23 और 24। आपका आंसर नंबर D बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे सवाल में पूछा जाता दोस्तों मानव अंगों की तस्करी पर रोक, कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल नंबर 23। बलात् श्रम पर रोक, कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल नंबर 23। और आप छोटे बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं करा सकते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24। यानी कि शोषण के विरुद्ध से संबंधित अधिकार कौन से हैं? 23, 24। आर्टिकल 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि 25 से 28 है। यानी कि 25 से 28 अनुच्छेद में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी को कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी कि मनुष्य कोई भी धर्म अपनाए ये उसका अधिकार है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? दोस्तों SSC ने जनसंख्या से इतने सवाल पूछ लिए हैं, शायद ही अब कोई सवाल जनसंख्या से बचा हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं 943। ये क्या था? ये दोस्तों लिंगानुपात था।
भारत का कुल कितना लिंगानुपात था, तो आपको ध्यान में रखना 943। इस आंकड़े को भी आपको नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। घूमर लोक नृत्य, इसका संबंध किस राज्य से है? दोस्तों 20 बार मैं आपको बता चुका हूं, इसका संबंध है राजस्थान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। राजस्थान से आपको क्या याद रखना, कालबेलिया। कालबेलिया वहां के सपेरों के द्वारा नृत्य किया था, कालबेलिया। गणगौर, गणगौर त्योहार कहाँ का, ये भी राजस्थान का है, इसको भी आपको नोट करना है। गरबा कहाँ का है, गरबा, गरबा है गुजरात का। पंजाब का दोस्तों भांगड़ा, भंगड़ा, क्या दोस्तों, भंगड़ा और गिद्दा, ये कहाँ का है, तो आपको ध्यान में रखना है पंजाब का। और दोस्तों झारखंड से आपको याद रखना सरहुल फेस्टिवल है, सरहुल फेस्टिवल है। अब आपको कमेंट करके बताना है जट जाटिन, ये दोनों दोस्तों नृत्य कहाँ पर होते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों बहुत ही सिंपल बच्चों वाला सवाल है, मैं आपको अब तक 10 से 20 बार नोट करा चुका हूँ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो आप सबको पता है 1761 में लड़ा गया था। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको सारे युद्ध फटाफट बताता हूँ, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और 1527 में इसमें कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। कौन सा, खानवा, खानवा का युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। और इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था, 1576 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों एक युद्ध आपको और नोट करना है, कन्नौज का युद्ध, ये कब हुआ था, 1540 में। इतने सवाल आपको नोट करने, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में फिर से टकराने वाला है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल दोस्तों पूछा गया है कि कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था। मैंने आपको नोट कराया होगा हिस्ट्री, दोस्तों आपको याद होगा सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। तो वही आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपको याद होगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन की डेट कब तय की गई थी, 16 अक्टूबर को तय की गई थी, आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और दोस्तों सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो आपको याद होगा 1907। इसी में कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन विभाजन हुआ था। इसमें नरम दल, इसमें जो नरम दल थे और गरम दल, ये दोस्तों आपस में अलग हो गए थे, इसको आप याद करके रखेंगे। फिर दोस्तों होता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजमूदार जी ने की थी। और इसी अधिवेशन के दौरान जो नरम दल और गरम दल थे वो आपस में एक हो गए थे। ये दोस्तों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, सवाल कई बार रिपीट हुआ सवाल है। 1917 में क्या हुआ, तो आप सबको पता है चंपारण सत्याग्रह। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, एपिग्राफी। तो आपको याद करके रखना है साइटोलॉजी। दोस्तों कोशिका इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइट्स। तो आपको ध्यान में रखना साइटोलॉजी, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। बात करते हैं माइकोलॉजी, ये दोस्तों फंगस, कवक, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी क्या कहता है, शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है ये फाइकोलॉजी कहलाता है। एपिग्राफी ये होता है अभिलेखों का अध्ययन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको कमेंट कर बताना है। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। लेकिन आपको सिक्कों का अध्ययन, जो सिक्के होते हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। जितने सवाल मैंने आपसे कमेंट करने के लिए बोले हैं सारे जवाब आपको कमेंट कर देना है, जिससे कि आपका आंसर आपको याद हो जाए, कभी आप परीक्षा में उसको गलत नहीं करेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था। ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था, आपको याद रखना है ये पंडित बिरजू महाराज जी को किया गया था। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। आइए बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या पूछा गया है। रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो आप सबको पता है रेगुर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, इसको काली मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको याद होगा मोनोजाइट, थोरियम, थोरियम के लिए दोस्तों कौन सी मिट्टी जिम्मेदार है, मोनोजाइट मृदा। कहाँ पर पाई जाती, केरल के अंदर पाई जाती, इसको भी आपको याद करना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, आप सबको पता है इनका संबंध है हॉकी से। हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं, तो आपको याद होगा
दोस्तों हॉकी मेजर ध्यानचंद। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 ये किसको मिला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको याद होगा शरत कमल अंचता, शरत कमल अंचता मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 ये किसको मिला है, शरत कमल अंचता को मिला है। किसके खिलाड़ी, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। इतनी बातें आपको नोट करनी है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, 25 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि होती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इसका पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आपको याद होगा दोस्तों शतरंज, इनसे संबंधित कौन है, तो आपको याद होगा विश्वनाथ आनंद, जिनकी दोस्तों माइंड मास्टर इनकी पुस्तक का नाम है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो आप सबको पता है भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, ये स्वयं राष्ट्रपति होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं अपने, सॉरी दोस्तों राष्ट्रपति, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब चयन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वल्कनीकरण। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, या दोस्तों इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग रखकर जाना है आपको परीक्षा के अंदर। 8 से 10 सवाल स्टैटिक जीके के आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर पर इतना ध्यान मत दीजिए, एक से दो ही सवाल आपकी परीक्षा में आ रहा है करंट अफेयर का। आप दोस्तों जो 1 से 2 नंबर का आ रहा है उस पर आप कम ध्यान दीजिए, लेकिन आपको जो आपका मोटा पोर्शन है यानी कि स्टैटिक जीके वगैरह है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़कर जाना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय के अधीन है। तो आपको ध्यान में रखना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों एक मंत्रालय आपको याद रखना है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आपको दोस्तों बता दें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। और यही मंत्रालय स्टार्टअप पहल किसने शुरू की थी, तो आपको ध्यान में रखना है स्टार्टअप पहल शुरू की थी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, 16 जनवरी को मनाते हैं। और जीआई टैग दोस्तों कौन देता है, यही मंत्रालय देता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों यहाँ से हमारे शुरू होते हैं जो सुबह वाली शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए, तो उसको हम फटाफट उसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको उसका डिटेल एनालिसिस देखना है तो सुबह वाली क्लास पढ़िए, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। उसमें मैंने इसका सटीक विश्लेषण और पूरा विश्लेषण किया है। दोस्तों सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रकूट वंश इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हमने सुबह आपको बताया था दंती दुर्ग। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। याद कीजिएगा दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया था। बिंबिसार इन्होंने कौन से वंश किस वंश के संस्थापक हैं, तो आपको मैंने बताया था हर्यक वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयानंद। और दोस्तों ये सिंह विष्णु ये कौन से वंश के संस्थापक हैं, पल्लव वंश। खिर्ज खां ये कौन से वंश के संस्थापक हैं, तो आपको मैंने बताया था सैयद वंश। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो इसका सही आंसर क्या था, बिहार। सबसे सही आंसर होगा बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, सिक्किम। लेकिन सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, केरल। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो आपको याद रखना है हरियाणा। इतने आंकड़े आपको नोट करने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि कथक का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इस सवाल का लेकर बहुत ही कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ बच्चे इसका आंसर लखनऊ बता रहे हैं, कुछ बच्चे इसका आंसर दिल्ली बता रहे हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि एग्जैक्ट सवाल आपसे क्या पूछा गया था, उसका आंसर क्या होगा। इसका दोस्तों जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर क्या था, कृष्णन नायर, शांति कुमारी चित्रा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो हमने सुबह ही डिस्कस किया था कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसको भी आपको नोट करने हैं। कमेंट करके बताएं वर्तमान समय में हमारे भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। आपको भाषाएं बतानी हैं, कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या पूछा गया। हमारा दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि उगादि उत्सव किस माह में मनाया जाता है, तो हमने डिस्कस किया था चैत्र माह में मनाते हैं। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था कि संस्कृति तथा शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ये देखिए दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट में सवाल पूछा गया था और शाम वाली शिफ्ट में भी यही सवाल पूछा गया है। वहां पर दोस्तों आर्टिकल 29 और 30, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा।
दोस्तों संस्कृति तथा शिक्षा से दोनों संबंधित हैं, इसको भी आपको नोट करने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि गोपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप सबको पता है ये दक्षिण भारत में स्थित है, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये दोस्तों पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि डूरंड कप की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मैंने आपको बताया था अगर आपके ऑप्शन में 1884 से 1894 के बीच में कोई डेट देके रखी होगी वही आपका सही आंसर होगा। तो आपको ध्यान में रखना, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके ऑप्शन में 1888 देके रखा था, शायद ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, तो यही आपका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि वर्षा का मापन किस यंत्र के द्वारा करते हैं, तो हमने सुबह डिस्कस किया था हेटोमीटर के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपके ऑप्शन में वर्षा मापी है तो वो आपका सही आंसर होगा। दोस्तों अल्टीमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, तो हमने बताया था आपको ऊंचाई मापते हैं। स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, ये दोस्तों रक्त दाब मापते हैं। और एनीमोमीटर के द्वारा दोस्तों क्या मापते हैं, ये वायु दाब मापते हैं। सॉरी दोस्तों, जो वायु होता है उससे संबंधित चीजें होती है उसको मापा जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। हमने इसका डिस्कस किया था कंप्लीट, तो आपको मैंने बताया था भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 7। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने जीते थे, 19 पदक जीते थे। और कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 61, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल जीते थे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हमने डिस्कस किया था ये के नटवर सिंह हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पहल योजना का संबंध किससे है, तो मैंने आपको बताया था एलपीजी गैस के क्षेत्र से है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। एलपीजी इसमें आप कमेंट करके बताएं कौन कौन सी दोस्तों गैसें पाई जाती हैं। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मैंने इसको दोस्तों ट्रिक के द्वारा आपको याद कराया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था सीआर दास ने वकालत क्यों छोड़ी थी, ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। तो आपको ध्यान में रखना है असहयोग आंदोलन के अवसर पर। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कलिंग वर्तमान में किस राज्य का पुराना नाम था, तो हमने आपको डिस्कस किया था उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, कलिंग। और दोस्तों असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहां पर विकसित किया गया है, आईआईटी गुवाहाटी। इतनी चीजें हमने सुबह डिस्कस कर ली थी। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।